नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से। आज है सत्र का तीसरा दिन। अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। इसके अलावा विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। वैसे आजकल हंगामा ना हो तो सदन जैसा नहीं लगता है। तो आज अनुपूरक बजट पर चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। जहां सूबे का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, सर्दी लगातार बढ़ रही है, सदन में हंगामा लगातार बना हुआ है, सियासी गर्मी लगातार बनी हुई है, सियासी तापमान लगातार बना हुआ है। इस तापमान की वजह है अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव। इससे पहले सदन में खुद को पुरजोर तरीके से पेश करने की कोशिश। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अनुपूरक बजट और अविश्वास प्रस्ताव और हंगामा। शैलेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र जो है वो उसका आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन जिस तरीके से अनुपूरक बजट कल जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा पटल पर रखा गया और उसके बाद आज उस अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। 2 घंटे का समय जो है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है कि 2 घंटे तक अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। कौन कितना कितना पैसा आने वाले समय में किस किस मद में खर्च होना है, सबको लेकर विस्तार से जानकारी जो है वो वित्त मंत्री देंगे और कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वह किसानों को लेकर हो या फिर मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर हो, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ऐसे में बजट किस मद में किस तरह बजट का प्रावधान किया गया उस सबको लेकर जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो चुप नहीं रहेगा, बल्कि वो उस समय हंगामा भी करेगा। और इसके साथ ही दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है अविश्वास प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र का जब पहला दिन शुरू हुआ था उसी दिन जो कमलनाथ पीसीसी चीफ, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव का पत्र है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था और कल इस पर चर्चा होने की उम्मीद थी। लेकिन कल विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि आपका प्रस्ताव स्वीकार है और आज यानी तीसरे दिन उस पर चर्चा करने की बात उनकी तरफ से की गई है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है उस पर लेकर काफी हंगामा हो सकता है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी सरकार के प्रवक्ता यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं वो कह चुके हैं कि सरकार सदन में चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आपको ललित याद होगा कि एक दिन पहले ही विधानसभा विधायक दल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है। तमाम मंत्री और विधायक उसमें शामिल हुए थे। यानी 104 जो बिंदु कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं उस सब पर भी मंथन किया गया है कि आखिर इन बिंदुओं को कैसे डिफेंड करना है, किस तरीके से इसका जवाब देना है। और लेकिन विपक्ष जो है वो भी पूरी तरीके से हमलावर है, वो पूरी तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर तैयार बैठी और यही कारण है कि अपने विधायकों को 3 लेयर व्हिप जारी किया गया, यानी सभी विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सत्ता पक्ष की अपनी पूरी तैयारी भले ही हो, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और अगर ये कहे कि तीसरा दिन जो महत्वपूर्ण दिन भी है दोनों ही विषयों की चर्चा को लेकर ये काफी हंगामेदार रहने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहें और भी अहम खबरों पे हम उनसे चर्चा करेंगे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंधमारी की कोशिश में है। आज विदिशा में चुनावी हुंकार भरेंगे कमलनाथ। विदिशा के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। विदिशा के सिरोंज में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 2023 के चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो कांग्रेस लगातार अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। विदिशा कई दिग्गज न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश को विदिशा संसदीय सीट ने दिए हैं और यही वजह है कि विदिशा पर सबकी निगाहें होती हैं। बीजेपी का गढ़ है विदिशा और आज इस गढ़ में पहुंचेंगे कमलनाथ। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, विदिशा में कमलनाथ, ये जाहिरा तौर पर ये जो खबर होगी ये सबकी नजर खींचेगी। शैलेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी ने कई दिग्गज यहां से दिए हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लंबे समय तक बीजेपी के सांसद रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अगर बात करें तो सुषमा स्वराज जो केंद्र की एक बड़ी नेता थी, उन्होंने भी इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान लिहाज से भी देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है गढ़ माना जाता है बीजेपी का। लंबे समय से बीजेपी की सीट जो है यहाँ पर रही है, चाहे लोकसभा के लिहाज से देखें या विधानसभा के लिहाज से देखें। और यही कारण है कि अब ऐसी सीटें जो बीजेपी का गढ़ है वो कांग्रेस की नजर में है और उन पर ही सेंधमारी करने का प्रयास जो है वो लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ आज वहां पहुंच रहे हैं। वो 10:30 बजे वहां पहुंचेंगे, वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि चुनाव में भी 10 महीने के लगभग का समय है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है पूरे प्रदेश में और वो लगातार बीजेपी के तमाम नेता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी हमेशा ही चुनाव मोड में रहती है और ऐसे में वो कांग्रेस पर भी आरोप लगाने से नहीं चूकते कि केवल चुनावी साल में ही कांग्रेस नजर आती है। और ऐसे में यही कारण है कि कांग्रेस अब 2023 के रण के लिए अभी से पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के दौरे किए, न केवल दौरे किए बल्कि स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की, इसके अलावा जनसभाएं भी की। तो अभी से ही ये पूरी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं कांग्रेस ने। जो स्पॉट्स हैं वो चिन्हित हो चुके हैं कि आखिर कौन कौन से इलाके हैं जहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता और पहली प्रायोरिटी जो है वो कांग्रेस की वही इलाके हैं कि वहां पर सेंधमारी की जाए ताकि 2023 में 2018 के जो परिणाम थे उसको दोहराया जाए। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त लेकिन ग्वालियर का रुख कर रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत का यह मामला है। एमपीएमएलए कोर्ट में आज फिर इस मामले की सुनवाई होगी। पवई थाना पुलिस केस डायरी पेश नहीं कर पाई थी कल और आज डायरी पेश करने के लिए वक्त मांगा गया था। केस के विवेचक के बाहर होने का हवाला दिया गया था। एमपीएमएलए कोर्ट में आज केस डायरी पेश होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पर राजा पटेरिया ने की थी टिप्पणी और उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद हैं। तो राजा पटेरिया की जमानत का यह मामला है। एमपीएमएलए कोर्ट में आज पवई पुलिस ने ही इन्हें गिरफ्तार किया था। पन्ना की पवई पुलिस ने आज ये अपनी केस डायरी पेश करेगी। चूंकि मामला राजनीति और हाई प्रोफाइल है, राजनीति से जुड़ा हुआ और हाई प्रोफाइल है, तो केस डायरी की रफ्तार भी उसी हिसाब से कम और ज्यादा होते रहती है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, उम्मीद है कि आज जो केस डायरी है, जो कभी विवेचना ना होने के चलते, कभी विवेचक के बाहर होने के चलते और नाना इत्यादि प्रकार से जो केस डायरी पहुंच नहीं पा रही थी, आज क्या वो एमपीएमएलए कोर्ट पहुंच पाएगी? सुशील, बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत के मामले में जो उनके परिजनों ने ग्वालियर की एमपीएमएलए अदालत में आवेदन दिया था 2 दिन पहले, उसमें कल सुनवाई हुई थी। उस दौरान एमपीएमएलए कोर्ट ने पवई पुलिस को केस डायरी जो राजा पटेरिया की है, जिसमें उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वो डायरी पेश करने के लिए कहा था। लेकिन कल पवई पुलिस की तरफ से ये आवेदन दिया गया था कि विवेचक के बाहर होने के चलते केस डायरी आज पेश नहीं हो पा रही है, तो इसे कल तक के लिए मोहलत दी जाए। कल अदालत ने पवई पुलिस को मोहलत दी थी और आज जैसा कि वक्त मांगा था पवई पुलिस ने, तो उम्मीद है कि पवई पुलिस आज पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के मामले की जो केस डायरी है, उस केस डायरी को एमपीएमएलए कोर्ट के सामने पेश करेंगे और इस केस डायरी को देखने के बाद उसमें जो तथ्य जिसमें बयान राजा पटेरिया की तरफ से दिया गया था, प्रधानमंत्री के खिलाफ गैर मर्यादित टिप्पणी की गई थी, उस केस डायरी को पढ़ने के बाद और उसकी धाराएं पढ़ने के बाद और परिस्थितियों को देखने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट इस बात पर विचार करेगी कि क्या पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को जमानत दी जा सकती है। क्योंकि राजा पटेरिया को टिप्पणी करने के बाद जब पवई पुलिस ने केस दर्ज किया था, उसके बाद पवई पुलिस ने गिरफ्तार कर स्थानीय कोर्ट में पेश किया था, तो वहाँ से उस मामले को गंभीर मानते हुए पन्ना की अदालत ने राजा पटेरिया को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। तो अभी
उनकी सुनवाई में बाकी तो वक्त है, और यही वजह है कि चूंकि वो पूर्व मंत्री है तो इससे जुड़ा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनकी जमानत के लिए परिवार वालों ने आवेदन लगाया है। अब आज इस मामले की लगता है कि पवई पुलिस केस डायरी पेश कर देगी और इस मामले की सुनवाई होगी, या फिर दोपहर तक ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार पवई पुलिस जो केस डायरी आज पेश करने वाली है उसको लेकर क्या स्टेटस है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। पूर्व मंत्री है कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो अब देखना यही है कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो केस डायरी अगर मिलती है तो उस केस डायरी को पढ़ने के बाद जी इनकी जमानत पर क्या फैसला लेती है, या फिर उन्हें तयशुदा 14 दिन जो स्थानीय अदालत ने दिया है वो जेल में गुजारना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस खबर पर भी नजर बनी हुई है। खबर भोपाल से है। संवेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर विरोध लगातार चल रहा है। इधर भोपाल में भी जैन समाज की मौन रैली होनी है। आज दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखी जाएंगी, प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। 15 संगठनों ने इसे समर्थन दिया है। झारखंड में स्थित है संवेद शिखर और इसे पर्यटन स्थल, टूरिज्म स्पॉट बनाने का प्रस्ताव है। इसके खिलाफ जैन समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जैन समाज आज मौन रैली निकालेगा। दोपहर 2 बजे तक जो तमाम प्रतिष्ठान हैं वो बंद रखे जाएंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चले। शैलेंद्र, संवेद शिखर को टूरिज्म स्पॉट न बनाने को लेकर यह प्रदर्शन है, विस्तार से बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल झारखंड में ये संवेद शिखर स्थित है। ये जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थान है और इसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित करने का एक प्रस्ताव पास किया है। उसी को लेकर जैन समाज में पूरे देश भर में नाराजगी है कि वो उनका तीर्थ स्थान है, वो वहां पर महावीर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं और ऐसे में यदि पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो उसकी जो आस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं आहत हो सकती हैं जैन समाज को। और यही कारण है कि पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध का दौर जारी है। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करूं तो यहाँ भी आज एक मौन रैली का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कल भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसको विरोध दर्ज कराया गया, तो आज जैन समाज के जो 15 अलग अलग संगठन हैं उनकी तरफ से आज एक मौन रैली का आयोजन किया गया है। मौन रैली आयोजित होगी। इसके साथ ही जितने भी जैन धर्मावलंबी हैं वो अपने प्रतिष्ठान को दोपहर 2 बजे तक बंद रखकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन लोगों की लगातार ये मांग है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए और ऐसे नहीं होता है तो उसी तरह का आंदोलन जो है वो लगातार होता रहेगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनका एक तीर्थ स्थान है, उसको उनमें उनकी आस्था है और वो लंबे समय से वहां पूजा अर्चना करने जाते हैं और यदि पर्यटन स्थल घोषित होता तो पूजा अर्चना वहां पर पाबंदी भी लग सकती है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी जो एएसआई की जो गाइडलाइंस है वो ऐसी हो जाएंगी कि आम लोगों को आसानी से वहां नहीं पहुंच पाएंगे या कई तरह की व्यवधान जो है उनकी पूजा अर्चना में होते हैं। क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि जो भी इमारत या ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं यदि वो एएसआई के अंडर में चले जाते हैं तो वहाँ पूजा अर्चना के साथ पर बैन कर दिया जाता है। इसके साथ ही वहां पर किसी तरह का नया निर्माण नहीं हो सकता है। कई तरह की प्रतिबंध जो है वो वहां पर लगा दिए जाते हैं और यही कारण है कि जैन समाज इस प्रस्ताव को लेकर लगातार पूरे देश भर में अपनी आवाज को बुलंद किए और इस प्रस्ताव को वापस करने की मांग लगातार कर रहा है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी। प्रदेश के सभी स्कूलों में 23 से 28 दिसंबर तक की छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने 6 दिन के शीतकालीन अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। निजी और सरकारी स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 दिनों की छुट्टी रहेगी। तो शीतकालीन छुट्टियां और इसके आदेश निर्देश का सिलसिला चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय में 10 दिन की छुट्टी होगी 22 दिसंबर से 1 जनवरी, और जो राज्य के निजी और सरकारी स्कूल है वहां 6 दिन की छुट्टी रहेगी 23 से 28 दिसंबर। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, शीतकालीन अवकाश 6 दिन का और 10 दिन का।
जी बिल्कुल। और स्कूली बच्चों को खासा इंतजार होता है शीतकालीन छुट्टियों का, और वैसे भी प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इस बीच शीतकालीन अवकाश बच्चों को दिया गया है, क्योंकि प्रदेश के जो भी निजी और सरकारी स्कूल है वहां पर 23 से 28 दिसंबर तक छुट्टियां रहेंगी। कुल 6 दिन का अवकाश जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जबकि इससे अलग जो केंद्रीय विद्यालय हैं प्रदेश के वो 10 दिनों तक बंद रहेंगे। 10 दिनों की छुट्टियां जारी की गई हैं और कल से ही छुट्टियां लग जाएंगी, यानी 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश जो है ये केंद्रीय विद्यालयों के लिए घोषित किया गया है। यानी प्रदेश के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 23 तारीख से 28 तारीख तक की छुट्टी मिली है 6 दिन की। उसके बाद 29, 30 और 31 दिसंबर को स्कूल जाना होगा। और नया साल एक तरह से, क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है इसलिए छुट्टी वाला दिन उनको मिलेगा, लेकिन जो बाकी त्योहार हैं, क्रिसमस के त्योहार हैं और शीतकालीन छुट्टियां हैं वो जो मिल रही है वो 23 से 28 दिसंबर तक ही रहेगी। तो कुल मिलाकर के परसों से जो प्रदेश के जितने भी निजी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, और केंद्रीय विद्यालय जो है वो कल से ही बंद हो जाएंगे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर छत्तीसगढ़ से ही, कोरोना जीरो है प्रदेश में। फिलहाल कोरोना का एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। 7 दिनों में कोई नया मरीज मिला नहीं है। 14 से लेकर 20 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण जीरो रहा है। मंगलवार को 1281 सैंपल की जांच हुई और इसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। तो संक्रमण की जो दर है वो 0 है फिलहाल। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकारें गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर यह समीक्षा होगी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव एक चिट्ठी पहले ही लिख चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने चिट्ठी लिखी है राज्यों को। पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई है। TTT टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने की सलाह दी गई है। नई वेरिएंट को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील, चीन, यहां पर तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। यह भी कहा गया कि जो पॉजिटिव केस आए उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो, ताकि वेरिएंट अगर बदल रहा है, कोरोना अपना रूप बदल रहा है तो उसके बारे में जानकारी हो। और अब रीवा से बड़ी खबर। कल देर शाम हुए हैं 2 बड़े हादसे। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौत हो गई। सिरमौर थाना इलाके में घटना हुई। इधर सुहागी पहाड़ में 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हैं। रीवा में अलग अलग हादसे, 2 बड़े हादसे हुए रीवा में कल देर शाम। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। सिरमौर थाना इलाके में यह घटना हुई है। इधर रीवा के ही सुहागी पहाड़ में 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर रायपुर से। 22 दिसंबर को एसआई अभ्यर्थियों का रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। एसआई परीक्षा की तारीख घोषित करने की लोग मांग कर रहे हैं। 6 नवंबर को होने वाली परीक्षा को व्यापम ने रद्द कर दिया था। व्यापम ने अब तक एग्जाम की नई डेट जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा की तारीख के ऐलान का इंतजार है। खबर रायपुर से। प्रदेश में 11 जिलों में 29 एथेनॉल प्लांट लगेंगे। 2 साल के भीतर 29 MOU होंगे। 20 प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है। 5200 करोड़ के निवेश की संभावना है। दुर्ग, रायपुर में 3-3 प्लांट। तो छत्तीसगढ़, अगर ये प्लांट बन जाते हैं सही तरीके से, इनका काम शुरू होता है तो छत्तीसगढ़ एथेनॉल उत्पादक प्रमुख राज्य बन सकता है। खबर दुर्ग से है। जानलेवा हमला करने के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी हैं। दुर्ग के कातुल बोर्ड की यह घटना है। युवती पर कमेंट करने के बाद विवाद हुआ। 3 युवकों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इसी मामले में अब मोहन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई
की है। मोहन नगर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इसमें से 3 नाबालिग हैं। खबर जशपुर से, जहां हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर दिया है। हाथी के हमले में ग्रामीण घायल है। लकड़ी लेने के लिए यह शख्स जंगल में गया हुआ था और उसी दौरान हाथी ने इस पर हमला कर दिया। पत्थलगांव सिविल अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के झंडा घाट की ये पूरी घटना है। लकड़ी लेने गए व्यक्ति को हाथी ने हमला कर जख्मी कर दिया। खबर सूरजपुर से, जहां एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का आलम यह कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण बिहारपुर के लूल गांव की प्रसूता को खाट पर अस्पताल लाना पड़ा। जिला अस्पताल में बेहतर इलाज न होने पाने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर इलाज नहीं हो पाया और उसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बोला वो बोल रहा था कि नहीं हम घाट का नीचे ले आओ, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगा, ऐसे करके बोले। मैं बोला सीसी रोड तक तो ले आइए, सीसी रोड जहाँ बना है वहां तक तो हर गाड़ी आ जाता है। तो बोले नहीं मुड़ पाएगा। खबर जगदलपुर से, जहां श्रम विभाग पर सवाल उठे हैं। सीमेंट ईंट बना रहे नाबालिग का हाथ मिक्सर मशीन की चपेट में आ गया और कट गया। मशीन में कंक्रीट डालने के दौरान हाथ फंसा था। इस नाबालिग को मेडिकल कॉलेज भी लाया गया। कई जगहों पर नाबालिगों से काम लिया जा रहा है। श्रम विभाग इलाके का दौरा नहीं कर रहा। दरभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर जगदलपुर से, श्रम विभाग पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमेंट ईंट बना रहे एक नाबालिग का हाथ मिक्सर में फंसने के बाद कट गया। मशीन में कंक्रीट डालने के दौरान यह हादसा हुआ। नाबालिग को मेडिकल कॉलेज लाया गया है। कई जगहों पर नाबालिगों से इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहा मौसम। बढ़ती ठंड के बीच तापमान में लगातार बदलाव जारी है। प्रदेश के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। नौगांव में सबसे कम 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बरकरार है। 25 दिसंबर से सिस्टम बनने के कारण तेज ठंड शुरू हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।